मॉर्निंग आप सभी को। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई सेल्फ राजेश कुमार सिंह, साइंस टीचर फ्रॉम महाबल भृगुनाथ +2 हाई स्कूल कोरिगावा बहेरा कैमूर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। जो भी हमारी विषय वस्तु है उसके बारे में हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस में कितने ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचों में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है। तो हम लोग विज्ञान को स्टडी करेंगे, विज्ञान होता क्या है। तो आप में से कोई बच्चा बतला सकता है विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान क्या है? किसी को पता है? आप में से कोई भी विज्ञान किसे कहते हैं? बताइए। हाँ बोलो बाबू। वह विषय वस्तु जो प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन पर आधारित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठिए, बोलिए। सावधानी प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग प्रश्न आधार पर ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया विज्ञान क्या है। देखिए, विज्ञान का मतलब है एक विशेष ज्ञान, और वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो वह ज्ञान जो है क्रमबद्ध होना चाहिए, सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? सिलसिलेवार ढंग से, है ना। तो वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, और प्रयोगों द्वारा उसको प्रयोगों द्वारा परीक्षण किया जा सके। यानी वैसे ज्ञान को हम अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया गया हो, है ना। और जो भी हम देखते हैं, जो भी हम प्रेक्षण करते हैं, जो भी हम उसको अवलोकन करते हैं, उस तथ्य का अध्ययन हम लोग करते हैं इस शाखा में, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के दो भाग होते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिकल साइंस अंग्रेजी में बोले तो, और दूसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में लाइफ साइंस भी कहते हैं, और इसे हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। अब कुछ टर्म आपको इंग्लिश में भी जानना है। देखिए, विज्ञान को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ माने जीवन, साइंस माने विज्ञान, और इसी को हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल मतलब भौतिक और साइंस मतलब विज्ञान। तो वह विज्ञान जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन सभी चीजों का जो अध्ययन करेंगे वह हम करेंगे भौतिक विज्ञान में। और यह पुनः दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग देखें तो विज्ञान को अंतोगत्वा
3 शाखाओं में बांट दिया गया है। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। तो इन तीनों शाखाओं में से जो अंतिम शाखा है जीव विज्ञान, उसको आज हम लोग शुरुआत करेंगे, इसका परिचय प्राप्त करेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि जीव विज्ञान क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? किसी को आइडिया है कुछ? आपने जिस तरह से विज्ञान के बारे में बतलाया अच्छा लगा, तो क्या आप थोड़ा सा और कष्ट करिए और इसके बारे में बतला दीजिए कि जीव विज्ञान होता क्या है। आगे जीव लगा है, पीछे विज्ञान है क्या? सब इसी में जवाब है। हाँ बोलो बाबू। विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बैठ जाइए। देखिए सारा जवाब यहीं पे है। कैसा विज्ञान? जीवों का विज्ञान। और हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जंतु हों, इन सभी जीवों का जो अध्ययन जिस शाखा में करेंगे, उस शाखा का नाम क्या है? जीव विज्ञान। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान क्या है, तो आप बता दोगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव हैं। आपको पता होना चाहिए, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के सजीव हैं। एक ऐसा सजीव जो हमारी आंखों से दिखाई देता हो, आंखों से दिखता है ना, आंखों से दिखाई देने वाला जीव। आप सोचिए कि क्या वैसा भी कोई जीव है जो आंख से नहीं दिखता है? दिखाई देने वाला जीव। हम आपको कह रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसे भी जीव हैं जो हमारी आंखों से दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो हमारी आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। आंख जो है इसको नहीं देखेगा और इसको देखेगा। इसका मतलब हमारी आंखें जिस जीवों को देख नहीं पाती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होंगी, वो बहुत ही सूक्ष्म होंगी। वैसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। पढ़िए ना आप लोग सूक्ष्म जीव। कुछ याद आ रहा है उदाहरण? कुछ उदाहरण याद आ रहा है? सूक्ष्म जीव जो आंख भी नहीं देख पाती है, हमारे हाथ में है, हमारे इस वायु में है, नहीं दिख रहा है, लेकिन चांद दिख जा रहा है इतना दूर। कई प्रकाश वर्ष दूर जो वस्तु ऊपर में है, चांद, वो दिख जा रहा है आंख से, लेकिन हमारे सामने है, इसी हवा में है, हाथ में है, लेकिन दिख नहीं रहा। वैसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, याद आया? जैसे बैक्टीरिया जिसे हम लोग जीवाणु कहते हैं, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? जीवाणु। कवक, कवक, फफूंद। कवक तो दिखता है, कुछ कवक जो है एकदम नहीं दिखाई देते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम आपने सुना है ना, तो याद रखिएगा। वायरस यानी विषाणु, वायरस का तो नाम सब लोग जानता है, पूरा दुनिया ही वायरस से पीड़ित है। फिर शुरू हो गया है वायरस, यानी वायरस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विषाणु। ये सूक्ष्म जीव है, ये हमारी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो हमारे अगल बगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के रूप में और विभिन्न प्रकार के जानवरों के रूप में। ठीक है? तो जो हमारी आंखों से दिखने वाले जो जंतु हैं, जो जीव हैं, वो हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे
चाहे इनकी साइज छोटी हो या बड़ी हो, ये हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। और विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर जो हमारे आसपास हैं, ये भी हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। अब बताइए, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो एक कोशिका से बने हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अगर एक कोशिका से बना हुआ जीव को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। उदाहरण क्या होगा? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत अच्छा। और बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जैसे हाथी, पेड़ पौधे, और हम लोग मनुष्य, है ना? हम सभी लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना? चाहे पुरुष हो, चाहे औरत हो, महिला हो, सभी लोग बहुकोशिकीय जीव। चलिए, तो इस बहुकोशिकीय जीव को सुरक्षित रखने के लिए, इस बहुकोशिकीय जीव को जिंदा रखने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है? कुछ पता है? ये हमारे आसपास जितने भी जीव है ना, चाहे आंख से दिखाई दे चाहे मत दे, अमीबा भी नहीं दिखता, अमीबा भी हम लोग को नहीं दिखता है। वो अमीबा इस लिस्ट में आ जाएगा। अमीबा सूक्ष्म जीव है ना, वो हमारी आंखों से दिखता उगता नहीं। तो अब बताइए, अमीबा भी नहीं दिखता है, लेकिन अमीबा सब काम करता है जो हम लोग करते हैं, है ना? हम लोग खाली एक जगह से दूसरी जगह चल लेते हैं। पेड़ पौधे भी वही काम करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, है ना? और हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग अपने इमोशंस को किसी से शेयर कर सकते हैं। तो जीवों में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके होने के कारण जीव जीवित रहते हैं। सही है ना? हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर कुछ क्रियाएं चल रही हैं और उन्हीं क्रियाओं के कारण हम लोग जिंदा हैं। सही है ना? अब बताइए, उन क्रियाओं को क्या कहेंगे? हाँ, उन क्रियाओं को क्या नाम दें हम, जिन क्रियाओं के कारण हम लोग जिंदा हैं? उन सभी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना? क्या बोल रही हो? बोलो। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, उसमें क्या क्या आ सकता है? हाँ, बता। देखो, मैंने अभी यही कहा कि हम लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं और हम सभी जीव इस धरती पे जिंदा रहना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। जिंदा रहकर हम अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हैं। तो आखिर हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्रिया है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है, जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं? वो क्रियाएं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है बाबू लाइफ प्रोसेस। लाइफ माने होता है जीवन और प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी हमारे अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो प्रक्रियाएं हमें जिंदा रखती हैं और उसी प्रक्रिया के कारण हम लोग सभी काम को करते हैं। चाहे गति करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे लिखते हैं, चाहे खेलते हैं। तो उन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए ना, हर क्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? रूपांतरित होते जाता है, बनता है। तो
इस क्रिया को हम लोग समझेंगे। ये आपके जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, पहली इकाई है। उस इकाई का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो इसकी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। क्या इसको रटना पड़ेगा? मैंने आपको अभी बताया कि जीवों में होने वाली वह क्रियाएं जो जीवों को जिंदा रखती हैं, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? क्योंकि जैव का मतलब होता है जीवन, जीव का जीवन, हमारा भी जीवन है, आपका भी जीवन है। तो ये जो जीवन है ये चलता रहे तो कैसे चलेगा? कुछ क्रिया करना पड़ेगा ना। तो देखिए, एक क्रिया है पोषण, पहली प्रक्रिया। हमारे अंदर पोषण की क्रिया होती है। हम लोग पोषण करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं। पोषण का अंग्रेजी क्या होता है? न्यूट्रिशन। आप टेलीविजन में ऐड देखते होंगे, बहुत सारा प्रचार देता है हॉर्लिक्स का, कॉम्प्लान का, बॉर्नविटा का, सब में ये वर्ड बोलता है न्यूट्रिशन, है ना। पोषण यानी हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पोषण लेना चाहिए। पोषण लेने से हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है। तो जो प्रक्रिया हमें जीवन देती है, जो प्रक्रिया हमें ऊर्जा देती है, उस प्रक्रिया को हम लोग पोषण करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पोषण। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। और श्वसन का अंग्रेजी होता है रिस्पायरेशन। श्वसन का अंग्रेजी क्या होता है? अब बताइए, आप लोग श्वसन नाम जानती होंगी, है ना। श्वसन, श्वसन का मतलब आप क्या समझते हैं? श्वसन का मतलब आप यही समझते होंगे कि सांस लेना, सांस छोड़ना। आप यही समझ रहे हैं ना कि हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और शरीर में जो बन रहा है CO2 उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो ये मोटा मोटी समझने वाला चीज है श्वसन। हम लोग बोलचाल में ऐसे ही कह देते हैं किसी को कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। लेकिन सही परिभाषा ये नहीं है, हम लोग बोलचाल में कहते हैं। तो श्वसन भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है। श्वसन भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है जो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण करता है वह श्वसन ही है। पोषण से ऊर्जा नहीं बनता है। अभी हम बोले आपको कि पोषण से ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब आप सही में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के लायक, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा बनती है, पोषण की क्रिया में ऊर्जा नहीं। लेकिन बोलचाल में तो हम लोग बोल देते हैं कि हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, हमको खाद्य पदार्थ से ऊर्जा मिलती है। ये तो कॉमन लाइन है ना, ये कॉमन लाइन है। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं कि हमको पानी से ऊर्जा मिलती है, हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है। और जब क्रिया पूछा जाएगा कि किस क्रिया से ऊर्जा मिलती है, तो जो असली वाला जो है सही उत्तर है वो है श्वसन। पोषण से हम लोग को ऊर्जा नहीं। तीसरा जो हमारे शरीर में प्रक्रिया होता है वो होता है पदार्थों का परिवहन। यानी हमारे बॉडी के अंदर पोषण तो होता ही है, श्वसन भी होता है और पदार्थ का परिवहन भी होता है। परिवहन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें बनती हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यानी हमारे बॉडी में कुछ लाभदायक चीज भी बनता है और कुछ हानिकारक चीज भी बनता है।
हानिकारक चीज को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, और लाभदायक चीज हमारा शरीर उसको अपना लेता है ना। हमारे अंदर जो भी लाभदायक चीजें बनती हैं वो हमारा शरीर उसको यूज कर लेता है, उसको अपना लेता है, और जो बेकार चीजें हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं उसको हम लोग बाहर त्याग देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उपयोगी भी हैं और अनुपयोगी हैं, उनको तो ढोना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग घर में उपयोगी वस्तुओं को रखते हैं, और जो कचरा कबाड़ है उसको हम लोग किसी न किसी रूम में फेंक देते हैं, रख देते हैं, और उस रूम का नाम बना देते हैं स्टोर रूम। उस रूम को क्या बना देते हैं? स्टोर रूम। यानी उसमें सब पुराना कचरा जो भी है, डिब्बा है, कार्टून है, दुनिया जहान है, सब उसमें फेंका रहता है। तो वो हो गया स्टोर रूम। आप उसको फेंकते नहीं है रोड पे, कहीं भी डस्टबिन में बाहर नहीं फेंकते हैं, फिर भी उसको रखते हैं। बाद में जब दिवाली में साफ सुथरा होता है या किसी भी पर्व त्योहार में जब आप साफ सुथरा करते हो तो उसको हटाते हो। तो हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका परिवहन होता है। परिवहन का मतलब धोना, परिवहन का मतलब धोना। अब धोने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए ना। अब आप देखो, अभी हम आपको 3 नाम लिखे हैं। पोषण, हम पोषण करते हैं, तो पोषण करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है। उस सिस्टम का नाम क्या है? पाचन तंत्र। जो हम पोषण की क्रिया करते हैं, उस पोषण के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक अंग तंत्र है। उस अंग तंत्र का नाम क्या है? पाचन तंत्र। उस अंग तंत्र का नाम है पाचन तंत्र। हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकालते हैं, इस क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, मोटा मोटी श्वसन कहते हैं। लेकिन इस श्वसन को करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है? श्वसन तंत्र। आप लोग पहले से कुछ पढ़ी होंगी ना इसके बारे में, है ना। पाचन तंत्र का नाम आपने सुना होगा, श्वसन तंत्र का भी आपने नाम सुना है ना। कि हमारे पास जो सांस लेने वाला जो सिस्टम गॉड ने बनाया है, उस सिस्टम का नाम है श्वसन तंत्र। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो सिस्टम बना है, जो तंत्र बना है, उस तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। उस तंत्र का नाम क्या है? परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र को अंग्रेजी में रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और पाचन तंत्र को अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं शरीर का संगठन। हमारे शरीर का संगठन है अंग तंत्र। हमारा जो बॉडी है वो अंग तंत्र स्तर का है। हमारे पास बहुत सारे अंग तंत्र हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे पास पाचन तंत्र है, तो एक अनपढ़ आदमी से भी पूछने पे वो बता देगा कि पाचन तंत्र क्या काम करता है। यानी हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है वह भोजन को पचाने में मदद करता है। इतना तो सबको पता ही है। कैसे होता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक थोड़ा बहुत आइडिया तो हम लोग के पास है कि पाचन तंत्र हमारे बॉडी में है जो भोजन को पचाने का काम करता है, और उस भोजन में जो पोषक पदार्थ है उसको बॉडी में अपना लेता है, बॉडी जो है उसको यूज कर लेता है। इसके बाद श्वसन की क्रिया को करने के लिए हमारे पास श्वसन तंत्र है। हमारे पास कुछ ऐसे अंग है जो
वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है और जो फेफड़ा में CO2 है उसको बाहर कर देता है। तो हमारे बॉडी में फेफड़ा है, हमारे बॉडी में लंग्स है। वह फेफड़ा क्या करता है? गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। तीसरा जो क्रिया होता है हमारे बॉडी में पदार्थों का परिवहन, उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे हृदय। हृदय जो है हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है, हमारे बॉडी में ब्लड को, खून को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त वाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है ना कि ब्लड जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ढोता है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग इस क्रिया में पढ़ेंगे जो आपके किताब में दिया हुआ है। चौथा जो क्रिया है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। चौथे क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है, इसके बगैर भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बनने वाले कुछ हानिकारक पदार्थों को निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर उस हानिकारक पदार्थ को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं तो हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है ना। तो वह क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। इसमें हम लोग नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को, वह पदार्थ नाइट्रोजन युक्त होगा, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा, वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे यूरिया, हमारे बॉडी में यूरिया का निर्माण होता है, हमारे शरीर में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यूरिक अम्ल का नाम सुने हैं? यूरिया और यूरिक अम्ल ये हानिकारक पदार्थ है और इसको हम लोग शरीर से समय समय से निष्कासित करते हैं और यह यूरिन में पाया जाता है या मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। यूरिया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यूरिक अम्ल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। ये शरीर में हानिकारक चीजें हैं, इनको नितांत जरूरी है निकालना। अगर ये शरीर से बाहर निष्कासित समय समय से नहीं होगा, अगर किसी की किडनी फेल हो जाएगी, दोनों किडनियां बैठ जाएंगी, तो वो खून को छान नहीं पाएंगी और जब खून को नहीं छानेंगी तो मूत्र का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने अंग हैं वो सभी अंग कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, है ना। हमारे बॉडी में जितने भी अंग हैं, हर एक अंग का एक विशिष्ट क्रिया है, वह विशिष्ट क्रिया को संपादित करती है। जैसे इस मार्कर का ढक्कन जो है, ये गिर भी जाएगा, भूल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है कि ये सूखने लगेगा, है ना। एक कलम के ढक्कन का भी काम है। एक आप पेन रखे हैं, उस ढक्कन का भी काम है। उस ढक्कन को आप पेन में लगा करके रख देते हैं, आपका पेन सुरक्षित रखता है, आपके पेन की नीब को सुरक्षित रखता है, कहीं शर्ट में लगने नहीं देता है। इसका मतलब उस ढक्कन का भी एक रोल है ना। बिना ढक्कन का पेन मिलता है? नहीं मिलता है। लिखो फेंको तक में भी ढक्कन होता है। तो आप सोचिए कि उस ढक्कन का भी काम है, तभी तो मिल रहा है। तो हमारे बॉडी में हर एक अंगों का कुछ न कुछ रोल है, वह अपनी क्रिया को संपादित करते हैं। तो हमारे बॉडी में किडनी
यानी वृक्क एक महत्वपूर्ण काम करता है, जो ब्लड को छानने का काम करता है, और तभी ब्लड से छान करके यूरिन को बाहर करता है, यूरिया और यूरिक अम्ल को निकालता है। क्योंकि ये उत्सर्जित पदार्थ ब्लड में जमा होते जाते हैं। जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, जिनकी किडनी बैठ जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उनके खून में ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो छान नहीं पाता है। अब तब उनको डायलिसिस मशीन पे रखी जाती है, उनको डायलिसिस करवाया जाता है ना। तो ये सभी क्रियाएं हमारे लिए उतना ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देती हैं। इस क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। इसको रटना ही नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए कि वैसी क्रियाएं जिनके कारण हम सभी जीव जीवित हैं, उन सभी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। यानी वैसी क्रियाएं जो हमें जीवन देती हैं, जिनके कारण हम जिंदा हैं, उन सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से हम लोग जैव प्रक्रम का नाम देते हैं। और ये 4 प्रक्रिया आपके बुक में दिया हुआ है, पहली इकाई में दिया हुआ है जैव प्रक्रम में। भारतीय भवन में इसी को 4 चैप्टर बना दिया है, और एनसीईआरटी में एक ही प्रक्रिया में सब पढ़ना है। तो ये 4 प्रक्रिया आपको लग रहा है कि आसान है, तो कठिन भी नहीं है। हम लोग इसको आराम से कर लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और भी चैप्टर है आगे, जैसे एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। आपने क्लास 10th का बुक देखा है? नहीं देखा, देखे होंगे, पढ़े नहीं होंगे, है ना। घर में आप देखे होंगे या किसी भाई बहन के पास देखे होंगे। तो क्लास 10th के बायो में हम लोग शुरुआत इसी चैप्टर से करेंगे। अब बताइए, आज जो हम लोग थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किए अपने विषय वस्तु से, क्या आपको कैसा लगा? समझ में आया? समझ में आ गया? तो हम लोग आज पढ़े क्या? आज हम लोग क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। हम लोग सिर्फ विज्ञान के बारे में परिचय प्राप्त किए कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में जो महत्वपूर्ण शाखा है, जो जंतुओं और पौधों से संबंधित है, उस शाखा को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपको, जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के, हाँ, अरस्तु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग तो काफी जानते हैं भाई। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, है ना। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये जो जीव है, अभी हम लोग जैसे जीव को विभाजित किए थे कि जीव एक कोशिकीय भी होता है, जीव बहुकोशिकीय भी होता है। तो क्या हम लोग जीव हैं? हम लोग जीव हैं, और जीव पेड़ पौधे भी हैं, और हम मनुष्य भी जीव हैं, है ना। हमारे अगर आसपास जो चौपाया जानवर है वो भी जीव हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। कुछ जीव जो है शाकाहारी है, कुछ जीव जो है मांसाहारी है, और कुछ जीव जो है सर्वाहारी।
तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हाँ? सर्वाहारी का मतलब वैसे जीव जो सब कुछ खाते हैं। शाकाहारी भी है और मांसाहारी, वो मिक्स है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा ना, कि हमारे बॉडी में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमें जिंदा रखती है। उन क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आपसे हम नाम भी पूछेंगे तो आप बता ही देंगे। यहाँ 4 नाम जो लिखे हैं उसको याद कर लेना है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चारों क्रिया है ना। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में कोई दिक्कत? इस पोषण में हम लोग ना केवल भोजन को पचाते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलती। याद रखिएगा हमेशा, ऊर्जा इसमें नहीं मिलती। जैसे आप सोचो ना, हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र में जाता है। और आप जानते हो कि पाचन एक जटिल क्रिया है। कह देने से भोजन नहीं पचता है, वो एक जटिल प्रक्रिया है। उस जटिल प्रक्रिया को करने के लिए हमारे पास जो तंत्र है, उस तंत्र का नाम है पाचन तंत्र। और भोजन को पचाने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा एंजाइम की आवश्यकता है, वो हमारे पाचन तंत्र में ही मिलेगा। और जब भोजन पच जाता है तो उस पचे हुए भोजन से हमें जो पोषक पदार्थ मिलता है, वह पोषक पदार्थ शरीर की कोशिकाएं उसको उपयोग में ला देती है ना, उपयोग में लाती हैं। और पचने के बाद हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं, मान लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, ये सारे चीजें टूटकर ग्लूकोज में बदल जाती हैं। चाहे हम प्रोटीन खाएं, दिन भर प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, दिन भर प्रोटीन, वो भी अंत में किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते रह गए दिन भर तो भी वह ग्लूकोज में बदल जाएगा। वसा भी टूटकर ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज ही हमें ऊर्जा देती है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। स्कूल में हम अक्सर पूछते हैं कि क्या मनुष्य जानवर है कि नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग जानवर कहाँ हैं। तो हम वही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग जानवर हैं? वी ऑल आर एनिमल। हम सभी जंतु हैं, हम सभी जानवर हैं ना। आप अपने आप को जानवर समझते हैं ना? चलिए, तो हम भी जानवर, आप भी जानवर। और ये सामाजिक जानवर है। वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम सभी सामाजिक प्राणी है ना। अरस्तु ने कहा था, याद रखिएगा, अरस्तु ने कहा था कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग समाज में रहते हैं। मनुष्य को आप बंद कमरे में रख करके छोड़ दीजिए तो वो पगला जाएगा। अगर उसको खाना पीना सब कुछ दे दीजिए, आप बंद कमरा में रख दीजिए तो वो पागल हो जाएगा। यानी मनुष्य समाज में रहना चाहता है, वह बंद कमरे में रह नहीं सकता। तो हम लोग भी जानवर हैं, और हमारे अगल बगल जो जानवर चल रहा है वो तो जानवर हम लोग के माइंड में ही है। वो तो पता ही है कि वो जानवर है, लेकिन अपने बारे में
लोगों को कंफ्यूजन होता है, छोटे बच्चों को, कि स्कूल में बड़ा अचंभित रहते हैं कि सर हम लोग जानवर हैं। तो जी हाँ, हम सभी क्या हैं? जानवर हैं। हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे जानवर हैं। हम लोग बोल लेते हैं हिंदी इंग्लिश, और वो जो है अपनी भाषा में ही बोलते हैं। हम लोग भी अपनी भाषा में ही बोलते हैं। तो इन सभी जंतुओं का अध्ययन हम लोग अंततः जीव विज्ञान में ही। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक।